हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल वेव कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन सी के इस ट्यूटोरियल में आज हम पढ़ेंगे फंक्शन इन सी लैंग्वेज। फंक्शन इन सी लैंग्वेज के पार्ट 1 में फंक्शन क्या होता है, कैसे हम फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे हम इसे सी प्रोग्रामिंग में यूज़ में ले सकते हैं, इन सब बारे में हम स्टडी करेंगे। फंक्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है जिसके थ्रू आप सी लैंग्वेज में कई एडवांस मेथड्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फंक्शन की लैंग्वेज में कई तरह की एडवांटेज होती है और अगर आप सी लैंग्वेज में फंक्शन को पहली बार पढ़ रहे हैं या सी लैंग्वेज को आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो फंक्शन आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, क्योंकि अदर लैंग्वेजेस में भी फंक्शन यूज़ में लिया जाता है और अगर आपको फंक्शन आता है तो आप उसे अदर लैंग्वेजेस में ईजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। फंक्शन इज ए पीस ऑफ कोड टू अकम्प्लिश सर्टेन टास्क और ऑपरेशन। इट हैज़ ए नेम फॉर आइडेंटिफिकेशन। सो फंक्शन हम किसी पीस ऑफ कोड को बोलते हैं जो पर्टिकुलर लैंग्वेज में किसी भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। हर एक फंक्शन की कुछ बॉडी होती है और उस बॉडी को पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन के लिए हम कुछ नेम देते हैं। फंक्शन को हम एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक प्रॉब्लम है, जैसे कि मुझे 2 नंबर के एडिशन का एक प्रोग्राम बनाना है। तो उसके लिए मैं सिंपल कोड लिखता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देता हूँ, A, B एंड C। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद मैं यूज़र से वैल्यूज़ एंटर कराने के लिए मैसेज यहाँ पर डाल देता हूँ। इस मैसेज के थ्रू यूज़र को पता लगेगा कि वो यहाँ पर किन वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ पुट करने वाला है। स्कैनफ फंक्शन के थ्रू मैं यहाँ पर यूज़र के थ्रू इनपुट की हुई वैल्यूज़ को रीड कर लूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल A प्लस B ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ और एट द एंड ऑफ दिस कोडिंग मैं यहाँ पर C को आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कर दूंगा। तो इस कोड के थ्रू हम 2 नंबर के एडिशन के प्रोग्राम को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर हम A और B की वैल्यू देंगे और उस पर प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और उस वैल्यू को हमने असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से C में असाइन कर दिए। अब यहाँ पर इस कोड को मैं कर्ली ब्रेसेस से कवर कर देता हूँ। तो कर्ली ब्रेसेस से जब हम इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को कवर कर देते हैं तो ये पूरा का पूरा कोड एक ब्लॉक की तरह ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हमें 2 नंबर के एडिशन के प्रोग्राम को यूज़ में लेना है या 2 नंबर का एडिशन करना है तो हमें इस कोड को यहाँ पर यूज़ में लेना होगा। इसी के साथ अब मेरे पास अगर कोई दूसरी प्रॉब्लम है, जैसे कि मैं यूज़र से कोई वैल्यू एंटर करवाता हूँ और मुझे आइडेंटिफाई करना है कि वो नंबर इवन है या ऑड है, तो मैं यहाँ पर एक और प्रोग्राम यहाँ पर बनाता हूँ जिसके थ्रू हम ये पता लगा सके कि यूज़र के थ्रू किया हुआ नंबर इवन है या ऑड है। तो मैं यहाँ पर सिंपल एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, यूज़र से उसकी वैल्यू एंटर करवाता हूँ, ओके, और यहाँ पर स्कैनफ फंक्शन के थ्रू मैं उसे रीड करता हूँ एड्रेस ऑफ x। यहाँ मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर अप्लाई कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं इफ़ कंडीशन अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर अगर x को हम 2 से डिवाइड करते हैं और उसका जो आंसर 0 आता है तो यहाँ पर हम सिंपल एक मैसेज प्रिंट कर देंगे कि नंबर इवन है, x इज़ इवन। अदरवाइज एल्स कंडीशन में हम मैसेज प्रिंट कर देंगे प्रिंट एफ x इज़ ऑड। ठीक है, इस तरह से ये कोड मैंने तैयार कर लिया है और इस कोड को भी मैं एक कर्ली ब्रेसेस में यहाँ पर कवर कर देता हूँ। तो अब किसी भी प्रोग्राम में मुझे 2 नंबर का ऐड करना हो या फिर मुझे किसी नंबर को आइडेंटिफाई करना हो कि वो इवन है या ऑड है, तो उसके लिए मेरे पास ये कोड लिखे हुए हैं। अब मुझे जहाँ कहीं भी ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करने हो तो मैं डायरेक्टली इन कोड को वहाँ पर लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर इस तरह लिखने भर से ही ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। हमें इन कोड्स को यूज़ में लेना होगा। यूज़ में लेने के लिए हमें इन्हें मेन फंक्शन की बॉडी में लिखना होगा, लेकिन यहाँ पर मैंने इन्हें कर्ली ब्रेसेस में डाला है
तो अगर मुझे एक ही प्रोग्राम के अंदर इन कोड को, मतलब मुझे एडिशन का जो ऑपरेशन है वो बार बार अगर किसी प्रोग्राम में परफॉर्म करना है तो उसके लिए मुझे इस कोड को बार बार लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सी लैंग्वेज के थ्रू एक कंसेप्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है जिसके थ्रू आपको इस पूरे कोड को बार बार किसी प्रोग्राम में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो ये करली ब्रेसेस में एक पूरा ब्लॉक क्रिएट किया है उस पूरे ब्लॉक को आप आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई नाम दे दें। जैसे मैंने यहाँ पर इसे ऐड नाम दे दिया है, तो जहाँ कहीं भी मुझे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा वहाँ पर मैं इस ऐड वर्ड को लिख दूंगा। इसी तरह से मैं यहाँ पर इस ब्लॉक को इज इवन नाम दे देता हूँ। तो इस तरह से जब हम इज इवन किसी भी मेन फंक्शन के अंदर लिखेंगे तो वो इस पूरे के पूरे कोड को एग्जीक्यूट करेगा। उसका मतलब ये इज इवन ही नहीं रहेगा, वहाँ ये इस पूरे के पूरे कोड को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से अगर ऐड फंक्शन हम लिख देते हैं तो वो इस पूरे के पूरे कोड को एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है फंक्शन इज ए पीस ऑफ कोड टू अकम्प्लिश सर्टेन टास्क एंड ऑपरेशन। तो वहाँ पर मैंने ऐड और इज इवन नाम से एक पीस ऑफ कोड मतलब एक वर्ड लिखा है और उस वर्ड की जो डेफिनेशन है मैंने वहाँ पर करली ब्रेसेस में लिख दी है। तो करली ब्रेसेस में जो भी कोड हमने लिखा है वो जो पीस ऑफ कोड मैंने उसे आइडेंटिफिकेशन के नाम के लिए दिया है, अगर हम उस पीस ऑफ कोड को प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ करते हैं तो वो पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे। इट हैज़ ए नेम फॉर आइडेंटिफिकेशन, मतलब आपने यहाँ पर इस ब्रेसेज में जो भी कुछ लिखा है उस पर्टिकुलर कोड को आपने एक नेम दे दिया है। तो जब कभी भी आपको ये 4 to 5 लाइन के इंस्ट्रक्शन को कॉल करना होगा या आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको ये 5 से 6 लाइन नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ ये ऐड फंक्शन यूज़ में ले देना है। मैं आपको इसका यूज़ करके बता देता हूँ कि हम इसे प्रोग्राम में किस तरह से यूज़ में ले सकते हैं। तो मैं सबसे पहले मेन फंक्शन लिखता हूँ और मेन फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगाता हूँ जो कि मेन की बॉडी को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पर मैं CLR फंक्शन यूज़ में लेता हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड फंक्शन यूज़ में लेना है तो मैं ऐड फंक्शन लिख देता हूँ। इसके बाद मुझे यहाँ पर इज़ इवन फंक्शन यूज़ में लेना है तो मैं यहाँ पर इज़ इवन लिख देता हूँ और एट द एंड मैं इसे कर्ली ब्रेसेस से क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे ही हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो कंट्रोल मेन फंक्शन पे आएगा, ठीक है। तो मेन फंक्शन कॉल होगा, मेन फंक्शन कॉल होने के बाद ये सेकंड इंस्ट्रक्शन पे आएगा जो कि CLR फंक्शन है। ये भी एक फंक्शन है, लेकिन इस फंक्शन की कोडिंग हमने यहाँ पर नहीं लिखी है और इस फंक्शन की कोडिंग हमने यहाँ पर लिखी है। तो ये जो CLR फंक्शन है इसकी कोडिंग ऑलरेडी डेवलपर के थ्रू लिखी हुई है, इसीलिए वो जो भी इंस्ट्रक्शन इस CLR फंक्शन की को कवर करते हैं वही इंस्ट्रक्शन बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होंगे और आउटपुट स्क्रीन पर जो प्रीवियस प्रोग्राम्स के आउटपुट हैं उन्हें डिलीट कर देंगे या फिर आपकी स्क्रीन को क्लियर कर देंगे। तो ये जो CLR फंक्शन है ये प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, इन्हें पहले से ही आपके सिस्टम में डिफाइन किया हुआ है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में आगे और बताऊंगा। इसके बाद मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ कंट्रोल CLR फंक्शन पे आता है, इसे एग्जीक्यूट करता है और फिर उसके बाद ये कंट्रोल ऐड फंक्शन पे आता है। तो ऐड फंक्शन पे जैसे ही आपका कंट्रोल आता है, कंट्रोल आने के बाद ये मेन फंक्शन ऐड फंक्शन को कॉल करता है। मेन फंक्शन को कौन कॉल करता है? मेन फंक्शन को ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है और इस मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर हमने ये ऐड फंक्शन लिखा हुआ है। तो जैसे ही कंट्रोल यहाँ आएगा तो ये मेन फंक्शन इस ऐड फंक्शन को कॉल करेगा और ऐड फंक्शन को कॉल करते ही जो कंट्रोल है वो आपके इसकी डेफिनेशन पर जंप कर देगा और जैसे ही इसकी डेफिनेशन पे ये जंप करेगा तो ये ऐड फंक्शन यहाँ पर एग्जीक्यूट होने लगेगा। ऐड फंक्शन की बॉडी के अंदर आते ही सबसे पहले ये चेक करेगा कि ये हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, फिर कुछ ऑपरेशन हमने यहाँ परफॉर्म किए हैं, तो ये सारे के सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा और जो भी आउटपुट ये कोड यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा उस आउटपुट को ये वहीं पर वापस प्रोवाइड करेगा जहाँ से ये फंक्शन कॉल हो रहा है। मतलब यहाँ इस पूरे कोड का जो भी आउटपुट होगा, जो भी a+b का एडिशन होगा, वो सारा का सारा कोड आपके जहाँ फंक्शन कॉल किया है वहाँ पर ये उसे वापस रिटर्न कर देगा।
तो कंट्रोल इस पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से यहीं पर आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी मेन फंक्शन में आप ऐड लिखेंगे, इसका मतलब आप कोई वर्ड नहीं लिख रहे हैं, आप यहाँ पर इस पूरे इंस्ट्रक्शन को यहाँ पर लिख रहे हैं। तो इस इंस्ट्रक्शन तो यहाँ पर ऐड फंक्शन लिखने से ये पूरा का पूरा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी तरह से आपको अगर एक ही प्रोग्राम में दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको यहाँ पर इज इवन लिखना है, जो फंक्शन हमने नीचे ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है और इसकी डेफिनेशन भी हमने यहाँ पर दी हुई है। तो जैसे ही आप मेन की बॉडी में इज इवन लिखेंगे तो कंट्रोल यहाँ से सीधा इसकी डेफिनेशन पे जंप करेगा और ये जो कोड हमने लिखा है इसको एग्जीक्यूट करेगा और जो भी आउटपुट आएगा उसको वहाँ पर रिटर्न कर देगा। तो आप एक प्रोग्राम के अंदर किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन को जितनी बार चाहें उतनी बार कॉल कर सकते हैं। अगर मुझे फिर से अगर 2 नंबर का एडिशन करना है तो मैं यहाँ फिर से ऐड लिख सकता हूँ। फिर अगर मुझे 2 नंबर का एडिशन करना है तो मैं यहाँ पर तीसरी बार भी ऐड लिख सकता हूँ। फिर इसके बाद अगर मुझे इज़ इवन कोड की ज़रूरत पड़ती है तो मैं यहाँ पर इज़ इवन भी दोबारा लिख सकता हूँ। तो कहने का मतलब अगर आपने किसी प्रोग्राम की बॉडी में एक बार फंक्शन को डिफाइन कर दिया है तो आप मेन फंक्शन की बॉडी में उसे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कितनी भी बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो कोडिंग है ये समझ में आई होगी कि किस तरह से हम फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप सिर्फ एक कोड मात्र लिखने भर से ही इस पूरे के पूरे कोड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपका मेमोरी यूटिलाइजेशन बेटर हो जाएगा, प्रोग्राम की एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगी। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन। यहाँ पर फंक्शन के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड सेकेंड वन इज द प्री डिफाइंड फंक्शन। तो मैंने आपको प्रोग्राम में बताया कि जैसे ही कंट्रोल मेन फंक्शन के अंदर आता है उसके बाद ये CLR/SCR फंक्शन पे आता है। तो CLR/SCR फंक्शन यहाँ पर एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन यहाँ पर नहीं लिखी है और इसकी जो डेफिनेशन है वो ऑलरेडी जो भी डेवलपर है उसने ऑलरेडी लिखी हुई है। तो जैसे ही हम CLR/SCR फंक्शन लिखते हैं और कंट्रोल उस पर आता है तो ऑटोमेटिकली ये उसको एग्जीक्यूट करता है और कंपाइलर को पता होता है कि CLR/SCR फंक्शन का क्या यूज़ है। यहाँ पर CLR/SCR फंक्शन की जो कोडिंग है उसको ये बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट करता है और जो भी इसका टास्क है उसको ये कंप्लीट करता है। तो जो फंक्शन पहले से ही सिस्टम में डिफाइन किए हुए होते हैं डेवलपर्स के थ्रू, उन फंक्शंस को हम बोलते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। और जो फंक्शन यूज़र अपने किसी भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ में लेता है तो उन फंक्शन को हम कहते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के अंदर आपको फंक्शन की डेफिनेशन यूज़र को देनी होती है। यहाँ पर यूज़र अपने टास्क के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर फंक्शन की कोडिंग करता है और उस फंक्शन को कोई पर्टिकुलर नेम देता है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर हमने ये कोड लिखा और उस कोड को लिखने के बाद हमने यहाँ पर उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए एक नाम दे दिया ऐड। तो जब कभी भी मैं इस ऐड को यूज़ में लूँगा तो यहाँ पर कंपाइलर डायरेक्टली इसकी बॉडी पर जंप करके चेक कर लेगा कि इसकी बॉडी के अंदर हमने क्या डेफिनेशन दी हुई है। इस डेफिनेशन को रीड करने के बाद जो भी ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म होना होगा वो इस कोड में जो भी हमने लिखा है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग ये आउटपुट देगा। तो आप यहाँ पर फंक्शन खुद से डिफाइन कर सकते हैं, आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अगर सिस्टम में किसी तरह की कोई प्री डिफाइंड फंक्शन आपको नहीं मिलता है तो आप खुद की चॉइस के अकॉर्डिंग फंक्शन क्रिएट करके उसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। तो मेनली यहाँ पर हमने ये देख लिया कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कितने टाइप के होते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया 2 टाइप के फंक्शन होते हैं, प्री डिफाइंड एंड यूजर डिफाइंड। और प्री डिफाइंड फंक्शन पहले से डिफाइंड होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन यूजर को डिफाइन करने होते हैं। तो प्री डिफाइंड फंक्शन में यहाँ पर CLR/SCR, printf फंक्शन, getch, मेन और भी कई जो फंक्शंस मैं यहाँ पे प्रोग्राम में यूज़ में लेता हूँ जिनकी डेफिनेशन मैं यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, वो सारे के सारे फंक्शन आपके प्री डिफाइंड फंक्शन में आते हैं। मोस्टली हम CLR/SCR फंक्शन और getch फंक्शन
printf फंक्शन, scanf फंक्शन, ये फंक्शन हर प्रोग्राम में यूज में लेते हैं। तो ये सारे के सारे फंक्शन प्री डिफाइंड फंक्शन की कैटेगरीज में आते हैं। अब यहाँ पर फंक्शन के अंदर हम 3 टेक्निकल टर्म्स देखते हैं। वो 3 टेक्निकल टर्म्स क्या होती है? तो फर्स्ट होती है फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल एंड फंक्शन डेफिनेशन। अक्सर हम देखते हैं कि इन तीनों टेक्निकल टर्म्स में स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम यहाँ पर फिर से प्रोग्राम की बॉडी पे जाते हैं और वहाँ जाके देखते हैं कि ये तीनों टेक्निकल टर्म्स किस टर्म की तरफ इंडिकेट करती है। तो मैंने यहाँ पर प्रोग्राम की बॉडी में सबसे पहले मेन फंक्शन लिखा और उसके अंदर मैंने ये फंक्शन के नेम लिखे हैं। तो जब कभी भी हम किसी फंक्शन को मेन फंक्शन की बॉडी में लिखते हैं तो यहाँ पर मेन फंक्शन उस फंक्शन को कॉल करता है और कॉल करने के बाद वो कंट्रोल उस फंक्शन की बॉडी पे चला जाता है। तो मतलब यहाँ पर आपने जो ये करली ब्रेसेस लगा के जो भी कोड लिखा है और इस कोड को पर्टिकुलर आपने कोई नेम दे दिया है, इस पूरे के पूरे लाइन ऑफ कोड को या बंच ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम क्या कहते हैं? फंक्शन डेफिनेशन। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि ये फंक्शन डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो जब कभी भी आप कोई पीस ऑफ कोड लिख रहे हैं मेन की बॉडी के बाहर और उसके लिए आप कुछ लाइन ऑफ कोड यहाँ पर लिख रहे हैं और उसको करली ब्रेसेस से आप एक ब्लॉक की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो एक फंक्शन की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है या उसे हम फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर आप फंक्शन की डेफिनेशन ये बता रहे हो। यहाँ पर आप पर्टिकुलर इस करली ब्रेसेस में कुछ लाइन ऑफ कोड लिखते हैं और इन लाइन ऑफ कोड को आइडेंटिफिकेशन के लिए जब आप कोई नाम देते हैं तो उसे हम फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं। और जब इस डेफिनेशन को यूज में लेना होता है तो आप मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर इस फंक्शन को कॉल करते हैं। तो यहाँ पर जो आपने ऐड फंक्शन लिखा है इसे हम फंक्शन कॉल कहते हैं। तो फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। फंक्शन डिक्लेरेशन के बारे में मैं आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में बताऊंगा। आगे जो हम स्टडी करेंगे उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है। जिस तरह से आप प्रोग्राम में वेरिएबल्स को यूज में लेते हैं तो यूज में लेने से पहले आप उन्हें डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो डिक्लेयर करने के लिए आपको कुछ डेटा टाइप और उनका नेम लिखना पड़ता है। मतलब आप प्रोग्राम को या कंपाइलर को ये बताते हैं कि आप ये वेरिएबल्स प्रोग्राम में यूज में लेने वाले हैं। तो उसी तरह से यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज में लेने से पहले आपको सी लैंग्वेज में उनका डिक्लेरेशन करना होता है, जिससे कि कंपाइलर रिकॉग्नाइज कर सके कि ये फंक्शन हम इस प्रोग्राम में यूज में लेने वाले हैं और इस फंक्शन का टाइप क्या है। फंक्शन के टाइप के बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। टाइप यूजर डिफाइंड और प्री डिफाइंड टाइप के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जब फंक्शन को हम डिक्लेयर करते हैं तो वहाँ पर 3 से 4 तरीके से हम उसे डिक्लेयर कर सकते हैं, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो ये 3 टेक्निकल टर्म्स के बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें से फंक्शन डिक्लेरेशन मैं आपको अभी बताऊँगा। यहाँ पर इस स्लाइड में हम यहाँ पर एक सिंपल सा फंक्शन का कंसेप्ट देखेंगे जो कि फंक्शन की एडवांटेज को शो करता है। तो यहाँ पर मैं सिंपल एक प्रोग्राम लिखूँगा, ठीक है। उसके टेक्निकल टर्म्स में मत जाइएगा क्योंकि वो प्रोग्राम सिर्फ आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसका मेमोरी यूटिलाइजेशन समझाने के लिए यूज में लिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले मेन फंक्शन लिख रहा हूँ। मेन फंक्शन के अंदर मैंने 2 फंक्शन यहाँ पर कॉल किए हैं, इन्हें फंक्शन कॉल करना बोलते हैं। जब कभी भी हम किसी फंक्शन को मेन की बॉडी में लिखते हैं तो उसे फंक्शन कॉल करना बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेन की बॉडी में 2 फंक्शन कॉल किए हैं, a एंड b, और a फंक्शन को मैंने 2 बार कॉल किया है। अब मैं यहाँ पर a फंक्शन की डेफिनेशन दे देता हूँ जिसमें मैंने हेलो प्रिंट किया है। इसके बाद मैं b फंक्शन की डेफिनेशन दे देता हूँ। तो इस प्रोग्राम को देखकर आपको समझ में आया होगा कि एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है कि फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो हम फंक्शन के अंदर नहीं दे सकते हैं। मतलब किसी भी फंक्शन को जो कि आप प्रोग्राम में यूज में ले रहे हैं, जो कि यूजर डिफाइंड फंक्शन है, उसका डेफिनेशन आप एक दूसरे फंक्शन के अंदर नहीं दे सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि किसी फंक्शन की डेफिनेशन दूसरे फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं की जा सकती है, लेकिन एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल जरूर किया जा सकता है। तो हम फंक्शन को फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हैं लेकिन उसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने b फंक्शन के अंदर a फंक्शन को कॉल किया है। तो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं लेकिन इस b फंक्शन के अंदर a फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये प्रोग्राम किस तरह से एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे ही कंट्रोल मेन फंक्शन पे आएगा
तो यहाँ पर आपको स्लाइड पे दिख रहा है कि मैंने एक रैम का ब्लॉक बनाया है, एक आउटपुट का ब्लॉक बनाया है और ये आपका कोडिंग पैड है। तो यहाँ पर मैंने कोड लिख दिया है। अब मैं इसे रन कराने वाला हूँ। जैसे मैं इसे रन कराता हूँ तो सबसे पहले कंट्रोल मेन फंक्शन पे आ जाता है। मेन फंक्शन पे कंट्रोल आते ही मेन फंक्शन को रैम में मेमोरी मिल जाती है और जैसे ही मेन फंक्शन रन होता है तो उसके बाद कंट्रोल आपके ए फंक्शन पे आता है। तो जैसे ही मेन फंक्शन ए फंक्शन को कॉल करता है तो ए फंक्शन भी आपके रैम में मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेता है। अब जैसे ही ये इसे कॉल करता है तो ये इस ए फंक्शन की डेफिनेशन पे आ जाता है और ए फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर हमने प्रिंटफ फंक्शन यूज में लिया है। तो प्रिंटफ भी एक फंक्शन है जो कि हमने डिफाइन नहीं किया है, ये कि ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। तो जैसे ही प्रिंटफ फंक्शन को ये एग्जीक्यूट करेगा तो बैकग्राउंड में इसकी कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी और जो भी इंस्ट्रक्शन प्रिंटफ फंक्शन के अंदर लिखे होते हैं उनको प्रिंटफ फंक्शन आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करने का काम करता है। तो जैसे ही कंट्रोल प्रिंटफ फंक्शन पे आता है तो प्रिंटफ फंक्शन को भी रैम में मेमोरी मिल जाती है और जैसे ही प्रिंटफ फंक्शन को रैम में मेमोरी मिलती है आउटपुट स्क्रीन पर ये हेलो प्रिंट कर देगा, क्योंकि प्रिंटफ फंक्शन जो भी वर्ड आप डबल कोड में प्रिंटफ फंक्शन के अंदर लिखते हैं उनको आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करने का काम करता है। यहाँ पर जैसे ही ये प्रिंटफ फंक्शन अपना काम कंप्लीट करेगा तो ये मेमोरी रिलीज कर देगा और ये फिर से ए फंक्शन के पास आ जाएगा। तो जब प्रिंटफ फंक्शन यहाँ पर वर्क कर रहा था तो ए फंक्शन और मेन फंक्शन पेंडिंग स्टेट में थे। यहाँ पर फंक्शन जब एग्जीक्यूट होता है उसी टाइम पर फंक्शन मेमोरी ऑक्यूपाई करता है और जैसे ही फंक्शन अपना काम या टास्क कंप्लीट करता है वो अपनी मेमोरी को रिलीज कर देता है। ये फंक्शन की एक बहुत बड़ी एडवांटेज है जो कि आपको सी लैंग्वेज में पढ़ने को मिलती है कि जब फंक्शन को आप यूज़ में ले रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, तभी वो मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है और उसके बाद जैसे ही वो अपना टास्क कंप्लीट करता है मेमोरी को रिलीज कर देता है। तो प्रिंटफ फंक्शन ने यहाँ पर मेमोरी रिलीज कर दी है। इसके बाद जैसे ही प्रिंटफ फंक्शन का काम कंप्लीट हुआ तो ए फंक्शन का भी काम कंप्लीट हुआ तो ये भी अपनी मेमोरी रिलीज कर देगा। अब यहाँ पर फिर से हम मेन फंक्शन की बॉडी में आ गए हैं। तो मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर हमने ए को कॉल कर लिया है। अब यहाँ पर कंट्रोल बी फंक्शन को कॉल करेगा। तो जैसे ही ये बी को कॉल करेगा तो बी फंक्शन मेमोरी में आ जाता है और बी के अंदर हम देखेंगे कि हमने ए फंक्शन को कॉल किया है। तो जैसे ही बी ए फंक्शन को कॉल करेगा तो ए फंक्शन मेमोरी में आ जाएगा और ए फंक्शन की बॉडी के अंदर हमने प्रिंटफ फंक्शन लिखा हुआ है। तो ये प्रिंटफ फंक्शन फिर से मेमोरी में आ जाएगा और जैसे ही ये मेमोरी में आया तो यहाँ पर दूसरा हेलो प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर जैसे ही प्रिंटफ फंक्शन अपना काम कंप्लीट करेगा प्रिंटफ फंक्शन अपनी मेमोरी रिलीज कर देगा। जैसे ही प्रिंटफ फंक्शन अपनी मेमोरी रिलीज करेगा तो ये ए फंक्शन भी अपनी मेमोरी रिलीज कर देगा, क्योंकि इस ए फंक्शन का टास्क भी कंप्लीट हो गया है। और जैसे ही ये मेमोरी रिलीज करेगा तो ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ पर आएगा जहाँ पर ये कॉल हो रहा है। फंक्शन हमेशा अपना काम कंप्लीट करने के बाद वहीं पे वापस रिटर्न होता है जहाँ से ये कॉल होता है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये ए फंक्शन यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि इस ए फंक्शन को यहाँ से कॉल किया गया है। यहाँ हमने बी फंक्शन को कॉल किया है, बी की बॉडी पर ये कंट्रोल आ गया और यहाँ पर फिर ए फंक्शन को कॉल किया है तो ए की बॉडी पर ये कंट्रोल आ गया है। अब ये जब ए फंक्शन अपना काम कंप्लीट करेगा और मेमोरी रिलीज करेगा तो कंट्रोल आपका बी फंक्शन पे आएगा और बी फंक्शन का काम कंप्लीट होने के बाद बी फंक्शन भी अपनी मेमोरी रिलीज कर देगा। इसके बाद कंट्रोल आपका फिर से यहीं पर आ जाएगा जहाँ से ये बी फंक्शन कॉल हुआ था। फिर ये इस ए फंक्शन को कॉल करेगा। जैसे ही ये ए फंक्शन को कॉल करेगा ए फंक्शन फिर से मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेगा। और ए फंक्शन का क्या टास्क है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये प्रिंटफ फंक्शन को कॉल करेगा और ये आउटपुट स्क्रीन पर तीसरी बार हेलो प्रिंट करेगा। और जैसे ही ये प्रिंटफ फंक्शन अपना टास्क कंप्लीट करेगा ये अपनी मेमोरी रिलीज करेगा और ये ए फंक्शन भी अपनी मेमोरी रिलीज कर देगा। इसके बाद मेन फंक्शन का टास्क भी कंप्लीट हो गया तो मेन फंक्शन भी यहाँ पर अपनी मेमोरी रिलीज कर देगा। तो आपने यहाँ पर देखा कि फंक्शन मेमोरी का यूटिलाइजेशन किस तरह से करता है। तो ये एक यहाँ पर बहुत बड़ी एडवांटेज है कि जैसे ही फंक्शन को अपना टास्क कंप्लीट करना होता है तो टास्क कंप्लीट करने के जस्ट बाद ही वो मेमोरी को रिलीज कर देता है, इससे कि मेमोरी का एक बेटर यूटिलाइजेशन प्रोग्रामिंग में देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर हम सारे के सारे फंक्शंस को एक साथ मेन फंक्शन में लिख देते तो हो सकता है कि मेन फंक्शन को या इस पूरे प्रोग्राम को जितनी मेमोरी ना मिली हो उतनी मेमोरी इस पूरे कोड को ऑक्यूपाई करनी होती और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट ना हो पाता। यहाँ पर छोटे छोटे यूनिट्स में, मॉड्यूल्स में
ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और जैसे ही कोई फंक्शन या मॉड्यूल अपना काम कंप्लीट करता है वो अपनी मेमोरी रिलीज कर देता है। तो इस तरह से फंक्शन आपके प्रोग्रामिंग में आपको मेमोरी यूटिलाइजेशन का एक बेटर ऑप्शन प्रोवाइड करता है। फंक्शन को यूज़ करते समय हमें इसके बारे में कुछ पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट रूल्स हमेशा याद में रखने चाहिए। हम यहाँ देख लेते हैं कि वो रूल्स क्या क्या हो सकते हैं। प्रोग्राम मस्ट हैव एटलीस्ट वन फंक्शन। सी प्रोग्रामिंग में अगर आप कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं तो उस प्रोग्राम में एक फंक्शन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सी प्रोग्रामिंग में जितने भी कोड लिखते हैं वो मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं। तो मेन फंक्शन के बिना हम सी के अंदर किसी भी तरह की कोई प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। तो मेन फंक्शन हम सी के अंदर यूज़ में लेते ही हैं। फंक्शन नेम शुड बी यूनिक। अगर आप किसी भी तरह का कोई यूज़र डिफाइंड फंक्शन यहाँ पर बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो उसका जो नेम होता है वो आपको यूनिक रखना होगा। अगर आप एक ही नेम के कई फंक्शंस प्रोग्राम में लिख देंगे तो कंपाइलर उसमें कंफ्यूज हो सकता है। इसलिए आप जो भी फंक्शन का नेम यूज़ में लें उस फंक्शन के नेम को यूनिक रखना चाहिए। मेन फंक्शन मस्ट बी इन द प्रोग्राम। जैसा मैं फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको बता चुका हूँ कि प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन जरूर होना चाहिए और वो फंक्शन मेन फंक्शन होता है। We have to define function once and we can use it many times in a program। जैसा मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल्स में बताया है कि हम प्रोग्राम के अंदर किसी भी यूज़र डिफाइंड फंक्शन को एक बार डिफाइन करके मेन फंक्शन की बॉडी में उसे कितनी भी बार यूज़ में ले सकते हैं। इसके बाद फंक्शन कंज्यूम मेमोरी ओनली व्हेन इट इज़ रनिंग एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन और कंप्लीटिंग इट्स वर्क इट रिलीज इट्स मेमोरी। ओके, तो इसके लिए इस स्टेटमेंट के लिए मैंने आपको एक पूरा एग्जाम्पल करके दिखाया है जिससे आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि फंक्शन मेमोरी यूटिलाइजेशन किस तरह से करता है। तो फंक्शन हमेशा रनिंग टाइम पर ही मेमोरी को कंज्यूम करता है। जैसे ही वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है या अपना टास्क कंप्लीट करता है तो वो अपनी मेमोरी भी रिलीज कर देता है। इसी के साथ फंक्शन के कुछ बेनिफिट्स मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, जैसे मॉड्यूलराइजेशन। तो मॉड्यूलराइजेशन एक तरह से, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है, ठीक है, हम उस प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो हम उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को छोटी छोटी यूनिट उसमें डिवाइड कर सके और डिफरेंट कैंडिडेट्स को दे सकते हैं। और जब एक प्रोजेक्ट को एक आदमी करेगा या उसी प्रोजेक्ट को हम 10 पार्ट में कैटेगराइज करके 10 लोगों से करवाएंगे तो वो ज़्यादा एफिशिएंट और कम टाइम के साथ कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से जो फंक्शन होता है उसके अंदर मॉड्यूलराइजेशन अप्लाई होता है, क्योंकि मैंने आपको अभी दिखाया कि मुझे 2 टास्क परफॉर्म करने थे तो मैंने 2 ब्लॉक ऑफ कोड वहाँ पर लिखे और उनको आइडेंटिफिकेशन के लिए एक नेम दे दिया और उस नेम को मैं मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर यूज़ में ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो प्रोग्राम था, जो प्रोग्राम की प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स को मैंने यहाँ पर मॉड्यूल्स में कन्वर्ट करके मॉड्यूलराइजेशन की तरह यूज़ में लिया है। तो फंक्शन आपको मॉड्यूलराइजेशन का बेनिफिट भी प्रोवाइड करता है। इजी टू रीड। फंक्शन अगर आप बनाते हैं तो हर फंक्शन के ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जाकर आप उसको इजीली रीड कर सकते हैं। आपको पता है कि ये ब्लॉक ऑफ कोड पर्टिकुलर किसी भी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। हमें, जैसे मैंने वहाँ पर प्रोग्राम में 2 ब्लॉक बनाए थे जिसमें इवन ऑड के लिए एक अलग प्रोग्राम लिखा था और 2 नंबर के ऐड करने के लिए एक मैंने अलग प्रोग्राम लिखा था। तो दोनों ब्लॉक ऑफ कोड से मैं रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ कि कौन सा पर्टिकुलर कोड किस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज में लिया जा सकता है। ईजी टू डिबग होता है। अगर आपके प्रोग्राम में कोई इशू आता है तो पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड में जाके आप इजीली उसे डिबग कर सकते हैं। ईजी टू मॉडिफाई होता है। नॉट रिक्वायर्ड टू राइट सेम कोड अगेन एंड अगेन। आपको एक ही कोड को बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप सिर्फ एक बार अपने फंक्शन को डिफाइन करें और उस फंक्शन को जो आपने नाम दिया है उस फंक्शन के नेम की हेल्प से आप मेन फंक्शन की बॉडी में उसको बार बार यूज में ले सकते हैं। मेमोरी यूटिलाइजेशन एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो कि फंक्शन के थ्रू हम अचीव करते हैं। इसका पूरा एग्जांपल मैंने आपको इसी लेक्चर में बताया है। तो मेमोरी यूटिलाइजेशन भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट हमें फंक्शन के थ्रू मिलता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फंक्शन के बारे में, आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इस वीडियो से कुछ
फ़ायदा मिला है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वो भी इसका बेनिफिट ले सकें, क्योंकि ये वीडियोस बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। और अगर आप चाहें तो फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, डिजिटल वेव नाम से हम फेसबुक पर अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने फेसबुक पेज का लिंक भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी फेसबुक पेज पर रिडायरेक्ट हो सकते हैं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम मेरे वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। थैंक यू।